नमस्कार दोस्तों, राजनीति शास्त्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रश्न नंबर 61 से शुरू करते हैं। आइए मूल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था, संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा प्राप्त होता है। तो सही आंसर 11वीं अनुसूची है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके अंतर्गत भाग 11 संविधान में जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। ठीक है, साथ ही 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, 11th शेड्यूल। 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं जिन पर पंचायतों को अधिकार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण बिजली, प्राथमिक और वयस्क शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महिला एवं बाल विकास से संबंधित कई बार क्वेश्चन आते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम केवल पी वाई क्यू अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आया था और उसके ऑप्शन क्या क्या रहे हैं और हमें क्या क्या पढ़ के जाना है। तो हम अभी इसको बेसिक तरह से समझ रहे हैं कि पी वाई क्यू जो है वह यूकेपीएससी का पूछने का तरीका क्या था पिछले दो पेपर में। ठीक है, इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हमारी एक तैयारी की नई दिशा तैयार हो जाएगी और उस दिशा में हम तैयारी करेंगे बहुत अच्छे से। तो यह बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो अभी हम केवल बेसिक जानकारी देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या आया था और क्या क्या बेसिक टॉपिक इसके इर्द गिर्द हो सकते हैं। बाकी इसके बाद जब पी वाई क्यू कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद हम एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक शुरू करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वहाँ हम इन सबको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्चुअल से लेकर बिल्कुल फैक्चुअल तक हम हर चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों की जिम्मेदारियां बताती है, जैसे गांव की सड़कें, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्य। बाकी ऑप्शनों की बात करें तो जो नवम अनुसूची है इसमें भूमि सुधार कानून और कुछ अन्य कानून रखे जाते हैं ताकि वे न्यायिक समीक्षा से बाहर रहें। 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून है। ठीक है, और यह 1985 में 52वें संविधान से जोड़ा गया है, 52वें संविधान संशोधन। रही बात 12वीं अनुसूची की, जो ऑप्शन डी था, इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया। इसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्यों का उल्लेख है। ठीक, अब बात करते हैं अतिरिक्त तथ्य की। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायतों के लिए है और 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिकाओं के लिए है। और एग्ज़ाम रेफरेंस देखें या एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंसी देखें तो ये जैसे 11th शेड्यूल हो गया, किससे संबंधित है। 12th शेड्यूल हो गया, किससे संबंधित है। और एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची में है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस की बात करें तो यह इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पंचायती राज एंड लोकल गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। और एग्ज़ाम रेफरेंस आप दो लोग देख सकते हो कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए थोड़ा नवम अनुसूची यानी 9th शेड्यूल और न्यायिक समीक्षा के बारे में जानते हैं। देखो, आरंभ होता है 1951 में। ठीक है, नवम अनुसूची या 9th शेड्यूल संविधान में पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से जोड़ी गई। मकसद क्या था? भूमि सुधार कानूनों को अदालत की दखल से बचाना। ठीक, अब प्रावधान क्या किया इसमें? जो भी कानून नवम अनुसूची में रखा जाएगा या 9th शेड्यूल में रखा जाएगा, वह किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। अब मूल स्थिति क्या थी इसकी? 1951 से 1973 तक सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में कहा कि नवम अनुसूची के कानूनी पूरी तरह जुडिशियल रिव्यू से बाहर होंगे, यानी अदालतें उनकी संवैधानिक वैधता की जांच नहीं कर सकती। बाद में क्या हुआ? केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया, मूल संरचना सिद्धांत। फैसला था इसमें
कि संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। इसका असर यह हुआ कि अगर नवम अनुसूची के कानून संविधान की मूल संरचना को तोड़ेंगे तो उनकी समीक्षा की जा सकती है। देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो मामला है बहुत इंपॉर्टेंट है, और केशवानंद भारती केस से ही ये आया है। तो हम इसको जब अलग से स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे। रही बात आईआर कोएलोह केस, 2007 सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि 1973 के बाद जो भी कानून नवम अनुसूची में रखे गए हैं वे जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं होंगे। अदालत उनकी जांच कर सकती है, वे फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर की का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इस मामले में क्या कर सकते हैं, अदालत उनकी जांच कर सकती है। ठीक। वर्तमान स्थिति क्या है देखें तो 1973 से पहले रखे गए कानून आमतौर पर अदालत उनकी समीक्षा नहीं करती, लेकिन 1973 के बाद रखे गए कानून सुप्रीम कोर्ट उन्हें चुनौती देकर रद्द कर सकता है अगर वे फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हैं। आसान भाषा में समझे तो नवम अनुसूची पूरी तरह न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। अब अदालत यह देख सकती है कि कोई भी कानून, खासकर 1973 के बाद का, संविधान की मूल संरचना को तोड़ तो नहीं रहा है। अब इसकी अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक। केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया। और आईआर कोएलोह केस 2007, 9वें अनुसूची के कानून जुडिशली रिव्यू के अधीन रखा गया। ठीक। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए 62 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था, निम्न में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन नहीं आता है? तो सही आंसर है अल्पसंख्यकों की रक्षा। आइए इसको देखते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, संविधान का भाग कौन सा है? चौथा है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें शामिल है। यह सरकार के लिए गाइडलाइन यानी दिशा निर्देश है ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित हो सके। ये जस्टिसिएबल यानी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब जैसे हमारा मूल अधिकार है, तो हम मूल अधिकार के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन वहीं है डीएसपी के लिए यानी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक। यह राज्यों के ऊपर एक कर्तव्य है। डीपीएसपी के उदाहरण की बात करें तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन करता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण की बात करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन की बात करता है। अल्पसंख्यकों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत है, न कि नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक। बाकी विकल्पों की व्याख्या करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 में है। ठीक है। और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन अनुच्छेद 51 में है। बाकी ये तो गलत था। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक। और डीपीएसपी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक सामाजिकवादी जिसमें समान वेतन, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण इत्यादि है। गांधीवादी जिसमें ग्राम पंचायतें, कुटीर उद्योगों से संबंधित बातें की गई है। और एक उदारवादी या बौद्धिक का पृथकीकरण, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्यायपालिका जैसी बातें हो रखी है। तो डीपीएसपी कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में बांट रखा है, सामाजिकवादी, गांधीवादी और उदारवादी। यह बार बार एग्जाम में आता है। और कौन सा प्रावधान डीपीएस में नहीं है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस देश से लिए गए हैं, ये तो पूरा का पूरा पता होना चाहिए। यह प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 से जुड़ा हुआ है। और एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 63 की। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निस्तारण किया जाता है। तो सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है।
आइए इसको समझते हैं। देखो, आर्टिकल 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद और संदेहों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक, इसके तहत आर्टिकल 71 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है, फाइनल होता है। कोई अन्य अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आसान भाषा में समझें तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई झगड़ा या विवाद हो, तो वोट गिनती, पात्रता, नामांकन आदि, तो उसका फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। बाकी विकल्प गलत हैं। ठीक है, कोई सही नहीं है। पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट मतलब संसदीय सचिवालय चुनाव का संचालन नहीं करता, केवल संसद की कार्यवाही देखता है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति चुनाव कराता है लेकिन विवाद का फैसला नहीं करता। और लोकसभा, इसमें तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया मतलब अकेली तय नहीं होती है। ठीक है, तो यह कोई फैसला नहीं सुनाता। अतिरिक्त तथ्य की बात करें, प्रेसिडेंट का चुनाव अनुच्छेद 54 से 55 में है। निर्वाचक मंडल संसद के सांसद यानी दोनों सदनों के सांसद प्लस राज्यों की विधानसभाएं, कौन सी, इसमें से वो भी निर्वाचित होनी चाहिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। डिस्प्यूट्स की बात करें तो अनुच्छेद 71 में सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय दे सकता है। ठीक है, अब यह यूजीसी नेट कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर में बार बार आता है कि राष्ट्रपति चुनाव विवाद का निपटारा कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और राष्ट्रपति चुनाव अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 54, 55, 71 इनसे संबंधित है। तो यह आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। और यह प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूनियन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं एग्ज़ाम रेफरेंस की, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा कि कौन से एग्ज़ाम में आया है और आने की संभावना है। प्रश्न नंबर 64 की बात करें तो आइए मूल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक के नाम उस चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। किसने कहा? तो प्रोफेसर केटी शाह ने कहा। आइए इसको देखते हैं। सही उत्तर डी है, प्रोफेसर केटी शाह। ठीक, और इन्होंने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति की आलोचना करते हुए यह प्रसिद्ध कथन इनका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। ठीक है, और इस कथन में प्रोफेसर शाह ने नीति निर्देशक तत्वों की गैर न्यायोचित प्रकृति पर व्यंग्य किया था। चेक की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए कुछ अच्छे लक्ष्य और सिद्धांत निर्धारित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक चेक में राशि का वादा किया हुआ होता है। उसी तरह बैंक बैंक की बात करें तो बैंक कौन है? सरकार या कार्यपालिका। इन सिद्धांतों को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। ठीक, और बैंक की सुविधा, इसका अर्थ है कि सरकार इन सिद्धांतों को तभी लागू करेगी जब उसके पास पर्याप्त संसाधन, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति और समय होगा। क्योंकि यह इन्हें लागू करने के लिए न्यायपालिका द्वारा सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका कार्यान्वयन पूरी तरह से सरकार की सुविधा या इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसी तरह प्रोफेसर शाह ने कहा कि डीपीएसपी अच्छे इरादों का संग्रह तो है, लेकिन उनकी कोई कानूनी गारंटी नहीं है। ठीक, तो उसके पीछे का अर्थ हमने समझ लिया। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान का भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 बहुत इंपॉर्टेंट है और हर आर्टिकल को याद रखना बहुत जरूरी है। यह नॉन जस्टिसिएबल है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, पर शासन के लिए अनिवार्य दिशा निर्देश है कि आप लोग ऐसा कर सकते हो, मतलब सरकार को ऐसा करना चाहिए। अब प्रोफेसर केटी शाह ने कहा, ऐसे तत्व चेक ऑन ए बैंक मतलब ऐसे चेक की तरह है जिसे बैंक या राज्य केवल तब भुनाते हैं जब उसे सुविधा हो। बैंक कहा गया राज्य को। ठीक, मतलब इन तत्वों को लागू करना पूरी तरह सरकार की इच्छा और साधनों पर निर्भर है। अब आसान भाषा में इसका आशय है कि डीपीएसपी अच्छे हैं, पर यह सरकार की राजनीतिक इच्छा और संसाधनों पर ही निर्भर करते हैं। जनता इन्हें लागू कराने के लिए अदालत नहीं जा सकती। कुल मिला के यही इसका अर्थ है। यहाँ से हमने ये भी समझा कि देखो, इसमें हम न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय से लागू नहीं करा सकते, और प्रोफेसर केटी शाह का जो कथन है वो भी समझ लिया। ठीक, और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। अब ये आता ही है, डीपीएसपी स्रोत आयरलैंड के संविधान से है, इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। और
जैसे मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं और उसी तरह डीपीएसपी नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? ये एक नैतिक दायित्व है सरकार के लिए, न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं होते हैं। और ये यूजीसी ने लेक्चरर एग्जाम में बार बार आता है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 65 की। क्वेश्चन आया था, अविभाजित भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। आइए इसको देखते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो संविधान सभा भारत के संविधान बनाने के लिए एक गठित की गई थी। ठीक, इसका गठन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता पहला जो सबसे पहले जो अध्यक्षता की इसकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ये अस्थायी थे। ठीक है, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। आसान भाषा में भारत की संविधान सभा की पहली बार 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी और यहीं से हमारे संविधान निर्माण की यात्रा शुरू हुई। बाकी विकल्प गलत हैं, कोई भी सही नहीं है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान प्रारूप समिति या संवैधानिक प्रारूप समिति भी इसको बोलते हैं, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। 29 अगस्त 1947 को गठित होती है। ठीक, अंतिम संविधान सभा की बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। देखो, इसमें जो हमारा भारतीय राजनीति वाला जो भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला जो टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक बनने की संभावना होती है और बहुत सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ने होते हैं। तो यहाँ तो हम केवल जानकारी के लिए देख रहे हैं, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। और जब हम इसमें भी दूसरा सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे ही आगे। अभी हम केवल जानकारी के लिए इसको दे रहे हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ये यूजीसी ने लेक्चरर कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में बार बार आता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिलेबस की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़ा हुआ है ये। और एग्जाम का महत्व आप लोग देख सकते हैं कि किस किस एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के ये प्रश्न और उनका विश्लेषण आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी राजनीति शास्त्र एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट और आने वाली सीरीज़ का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जिन लोगों ने पिछले वीडियो अब तक नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीति शास्त्र एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें, जहां आपको फ्री एग्जाम मटेरियल्स, यूकेपीएससी पॉलिटिकल साइंस के करंट अफेयर्स अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जिन छात्रों को इस पीवाईक्यू सीरीज की पीडीएफ खरीदनी है वो टेलीग्राम से सीधे ले सकते हैं। फिलहाल पहले 11 प्रश्नों का एनालिसिस पीडीएफ मैंने एक सैंपल के रूप में फ्री अपलोड किया है, उसे जरूर डाउनलोड करें और पढ़ें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि सफलता एक दिन की मेहनत नहीं, हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और शुभकामनाएं।